जय हिंद दोस्तों। तो आज जो हम लोग 50 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग एनसीईआरटी बेस करेंगे और जो आपका टीसीएस वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारा जून महीने में पेपर होने वाला है ये हमारा पेपर टीसीएस ही वहाँ पे कराने वाला है। तो हम लोग यही करेंगे, टीसीएस जिस जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पूछ रहा है पेपर जो प्रेजेंट टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चन की हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको जो आपका न्यू पैटर्न सिलेबस है वो मैंने आपको नोट्स वहाँ प्रोवाइड ही करा रखे, बस कंप्लीट दोस्तों वो एक बार नोट्स जरूर वहां पे तैयार कर लेना। इसके साथ जैसे आपका वो सिलेबस वहां पे कंप्लीट हो जाता है, ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, तो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना और अपना टारगेट एक हमेशा फिक्स ये करके चलना कि कैसे भी करके हमें 40 प्लस का स्कोर वहां पे कर लेना है कि हम जब पेपर देके वहां निकले हम वहीं से श्योर हो जाए कि हमारा सिलेक्शन वहां पे हो गया। तो अपना टारगेट 40 प्लस क्वेश्चन का अभी से वहां पे लेके चलना है। दोस्तों जो आज पहला हमारा क्वेश्चन जीके के यहाँ पे आता है, इसमें यह चीज पूछी जा रही है कि 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती वहां पे मनाई गई थी। ये क्वेश्चन अभी जो आपका एसएससी का एग्जाम हुआ था जिसका पेपर टीसीएस ने वहां पे कराया था, ये सेम क्वेश्चन आपका वहां पूछा गया था और ये 4 ऑप्शन हमारे वहां पे दिए गए थे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। दोस्तों यहाँ बस आपको ये देखना है कि हमारा स्कोर कितना हो रहा है। 10 क्वेश्चन जीके अगर आ रहे हैं, 10 में अगर आपने 7 के आंसर वहां पे दे लिए तो मान चलना है बिल्कुल सही तैयारी वहां पे चल रही है। 10 क्वेश्चन को काउंट कर लेना स्कोर कितना आपका हो रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया तो बच्चों सीधा सीधा आंसर आपको क्या बताना है। यहाँ पे आप कहोगे सर हम यहाँ पे कहेंगे 156वीं जयंती, ऑप्शन ए पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। अगर तो कभी आपसे ये पूछा गया ये बताओ महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, इनका अगर जन्म आपसे पूछ लिया जाए तो आप जन्म दोस्तों क्या बताओगे। हम बताएंगे सर यहाँ पे 2 अक्टूबर और 1869 में दोस्तों इनका क्या हुआ जन्म यहाँ पे हुआ था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अच्छा हमें ये बताओ ये जो जयंती इनकी हर साल 2 अक्टूबर को यहाँ मनाई जाती है, इसका मेन कार्यक्रम कहाँ पे आपका रखा जाता है। तो दोस्तों आप क्या कहोगे यहाँ पे, तो सीधा सीधा एक चीज ये याद कर लेना, राजघाट। क्या याद कर लोगे, राजघाट यहाँ पे याद कर लेना। क्वेश्चन क्या पूछेगा ये बताओ, अच्छा गांधी जयंती पर मुख्य कार्यक्रम कहां पे आपका होता, हम बताएंगे राजघाट। और ये राजघाट आपको पता है कहां पे स्थित हो जाएगा, नई दिल्ली में आपका स्थित हो जाएगा। दोनों पॉइंट अपने क्लियर यहां पे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा संगठन यहाँ पे बनाया था, और ये संगठन के नाम यहाँ पे आपके दिए जा रहे हैं। अब बताओ भीमराव अंबेडकर ने कौन सा संगठन वहां पे बनाया था। क्वेश्चन सीधा सीधा आपके सामने यहाँ पे दिख ही रहे हैं। तो अब ये देखो इनके आंसर अगर आपको आ रहा है तो तुरंत माइंड क्लिक कर जाएगा, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख ही रहोगे, जब पेपर में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका माइंड बिल्कुल वहां पे क्लिक करेगा कि हाँ हमने ये चीज यहाँ पढ़ी थी, इसका आंसर आपका ये हो सकता है। तो यहाँ बताओ कि अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए भीमराव अंबेडकर ने आपका ये कौन सा संगठन बनाया था। तो उस संगठन का नाम दोस्तों बच्चों क्या बताना है, आप सीधा सीधा कह देना सर हम बताएंगे बहिष्कृत हितकारी सभा का नाम बताना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, ये बताओ जो आपकी ये सभा है, इस सभा की स्थापना अगर पूछ ली जाए, इसकी स्थापना कब यहां पे हुई थी, तो बच्चों आंसर क्या बताओगे, यहां पे बताओगे आप क्या 20 जुलाई 1924 में इस संगठन की आपकी स्थापना यहां पे की गई थी। अब एक इंपॉर्टेंट एक और यहां पे आ जाता है, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए जो आपको ये हरिजन सेवक संघ, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो ये बताओ हरिजन सेवक संघ किसने वहां बनाया था और ये कब यहां बना था। तो हरिजन सेवा संघ पूछा जाएगा, हम कहेंगे इसका किसने बनाया था, महात्मा गांधी ने बनाया था। और कब ये बनाया गया था, तो दोस्तों यहां पे सीधा सीधा क्या कहोगे 1932 में ये आपका यहां पे बनाया गया था। अगर क्वेश्चन दोस्तों ये कभी पूछा जाए आपसे, ये बताओ अच्छा मैं कि अंबेडकर ने दलितों के लिए कौन सा आंदोलन वहां पे चलाया था। भीमराव अंबेडकर का आंदोलन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि दलितों के लिए इन्होंने कौन सा आंदोलन यहाँ पे चलाया था। तो ये भीमराव जो अंबेडकर की फोटो दिख रही है, इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम क्या बताओगे दोस्तों, यहां बताना कि महाड़, क्या बताओगे, महाड़ सत्याग्रह, महाड़
सत्याग्रह आंदोलन यहाँ पे चलाया था। अब दोस्तों एक चीज कमेंट बॉक्स में हर बच्चा यहाँ बता के जाएगा, ये बताओ भीमराव अंबेडकर ने एक पत्रिका लॉन्च की थी, कौन सी पत्रिका लॉन्च की थी? जो पत्रिका इन्होंने 1920 में लॉन्च की थी। अब बताओ 1920 में कौन सी पत्रिका यहाँ पे लॉन्च की गई थी? तो ये एक कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन अभी एसएससी जीडी के पेपर वहां पे हुआ था, ये चीज पूछा गया था, अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स जरूर बता के जाना कि अंबेडकर की पत्रिका का नाम क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध तबला वादक जो आपके जाकिर हुसैन है निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित हैं? कि बनारस घराना है, दिल्ली घराना है, इंदौर घराना है, पंजाब घराना है। तो बताइए कि जो जाकिर हुसैन है ये कौन से संगीत घराने से आपके संबंधित हो जाएंगे? तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चों आंसर क्या बताओगे? जाकिर हुसैन दोस्तों आपके ये बनारस घराने से संबंधित यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पे आपको सीधा सीधा टिक कर देना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ये बताओ जाकिर हुसैन के पिताजी का नाम क्या था? तो इनके फादर का नाम दोस्तों क्या बताओगे? आप कहोगे सर हम बताएंगे उस्ताद अल्लाह। क्या बताओगे? उस्ताद अल्लाह रखा, ये इनके फादर का नाम यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, ये बताओ जो बनारस घराना है इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? बनारस घराने के संस्थापक कौन हो जाएंगे? नाम क्या बताओगे? पंडित राम सहाय। पंडित राम सहाय का नाम आपको बता देना। क्या बताओगे? पंडित राम सहाय का नाम याद करना। ये क्या हो जाएंगे? बनारस घराने के संस्थापक हो जाते हैं। ये संस्थापक भी पेपर में क्वेश्चन बनता है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या चीज हमारा दिया जा रहा है कि किस संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु एवं सेवा कर जो आपका जीएसटी होता है ये लागू करने का मार्ग प्रशस्त वहां पे कर दिया? ये कौन सा संविधान संशोधन था आपका? 102वां हो जाएगा, 103वां है, 100वां है, 100। वैसे ये सारे के सारे संविधान आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। ये जो संशोधन हुए थे सारे आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए। तो अगर पेपर क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चों इसका आंसर सीधा क्या बताओ? दो यहाँ पे हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो कोई भी क्वेश्चन आपको इसके बिल्कुल वहां पे नहीं करना है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर जरूर यहाँ से आपका टकराएगा। तो यहाँ सीधा आंसर बताना कि 101वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया, ये बताओ जो आपका जो वस्तु एवं सेवा कर है जीएसटी है ये कब भारत में लागू हुआ था? कब ये लागू हुआ था? अगर डेट इसकी पूछी जाती तो आप क्या कहोगे? सर हम कहेंगे 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आपकी भारत लागू की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, हमें ये बताओ जो आपका 102वां संविधान संशोधन, इसमें क्या आपका संशोधन हुआ था? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा यहाँ पे आपको दिया गया था। अगर 103वां का पूछेगा, हम कहेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो आपके ईडब्ल्यूएस में वहां पे आते हैं, इनको जो 10% का आरक्षण इसी संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे आपका दिया गया था। ये एक संवाद हमने देख लिया। अब ये बताओ 100वां संशोधन अधिनियम है, इसमें क्या यहाँ पे हुआ था? तो भारत बांग्लादेश भूमि जो सीमा समझौता यहाँ पे हुआ था वो आपका इस संविधान संशोधन से हुआ था, 100वें से। तो ये सारे सारे संविधान संशोधन आपको पता वहां पे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये बताओ क्या राइट आंसर होगा? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को, पंचवर्षीय योजना अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ पे अब जो टीसीएस एग्जाम ले रही वहां पे लगभग हर मतलब जितने भी एग्जाम लिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है, तो पंचवर्षीय योजना अच्छे से वहां पे तैयार कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार और उत्पादकता बढ़ाना था। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना आपकी हो जाएगी? ये ऑप्शन सीधा सीधा हमारे दिख रहे हैं। तो उस पंचवर्षीय योजना का बच्चों नाम क्या बताओगे? यहां पे जिनका आंसर आ रहा है छठी योजना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया, ये जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल बताओ, क्या यहाँ पे हो जाएगा? तो कार्यकाल दोस्तों क्या कहोगे? 1980 से लेके 1985 ये इसका कार्यकाल यहाँ पे हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा गया था?
लक्ष्य क्या रखा गया था कि वृद्धि दर क्या रखी गई थी, हम कहेंगे दोस्तों 5.2% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्त हमें कितना हुआ था, तो प्राप्त दोस्तों आपका हुआ था 5.7% आपका ये लक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुआ था। ये डेट भी याद कर लेना क्योंकि ये पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना कार्यकाल भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या चीज पूछी जा रही है, जून 2025 में मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में तीसरे कार्यकाल, इनका कौन सा कार्यकाल है, तीसरा कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त यहाँ पे किया गया है, कि शिवशंकर मेनन है, अजीत डोभाल है, मनोज गुप्ता है या कटार गामा मेनन है, तो किसका नाम यहाँ पे बताओगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही पर्सन आपके हो जाते हैं, इनका नाम क्या बताओगे, यहाँ पे नाम बताओगे अजीत डोभाल का नाम बताना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, क्या बता दोगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इनका कितना कार्यकाल हो गया, 3 कार्यकाल हो गए। पहले कार्यकाल दोस्तों कब हुआ था, ये 2014 में पहली बार चुने गए, पहली बार। दूसरी बार दोस्तों कब हुआ था, हम कहेंगे 2019 में। तीसरा कार्यकाल क्या हो जाएगा दोस्तों, 2024 से लेके ये अभी तक इनका कार्यकाल अभी तक इनका यहाँ पे चल रहा है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताओ चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के प्रथम कौन यहाँ पे हो जाएंगे, भारत के प्रथम कौन हो जाएंगे, उनका नाम क्या बताओगे, सीधा सीधा नाम बताओ, बी राजनाथन, क्या बताओगे, बी राजनाथन का नाम बता देना। कब इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा, 1998 से लेके 2001 ये इनका कार्यकाल यहाँ पे था। तो ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर करना, एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखाई देंगे। और दोस्तों जो बच्चा पहली बार यहाँ पे तैयारी कर रहा, अगर किसी बच्चों को ये ना पता हो कि हम सर पहली बार एग्जाम कैसे निकाल सकते हैं, कि हमें क्या चीजें वहाँ पे तैयार करनी है, तो दोस्तों सीधा सीधा आपको प्ले स्टोर पे जाना, एनए वाला सर्च कर देना, ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये जो फोल्डर दोस्तों आपका यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे कंप्लीट आपके हैंड रिटन नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। ये आपका एग्जाम जो जून महीने 2026 में वहाँ पे होने वाला है, यानी बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, जीके, मैथ, प्रॉपर कंप्लीट नोट्स है। आपको नोट्स बनाने में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, वही टाइम आपको लगाना इन नोट्स को रिवीजन करने में। अगर ये नोट्स आपने एक बार तैयार कर लिया, यकीन मान चलना 45+ क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे। ये केवल नोट्स आपको वही चीजें बताएंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। बिल्कुल दोस्तों आपके क्लियर आपके शॉर्ट नोट्स भी यहाँ मिल जाएंगे, प्रॉपर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपके कम से कम 10 साल के जितने भी आर्मी नर्सिंग के पेपर वहां पे हुए हैं, चाहे आपका ओपन भर्ती का हो, चाहे आपका रिलेशन भर्ती का हो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर वहां पे मिल जाएंगे। तो एक बार पेपर के पहले सारी चीज वहां पे जरूर तैयार कर लेना। जब पेपर में बैठोगे आप खुद ही कहोगे सर एग्जाम में तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। तो ये सारे नोट आपके इसी एप्लीकेशन में देखने को वहां पे मिल जाएंगे, अपलोड कर दे, सीधा वहां जाके डाउनलोड आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग वहां पे किया गया था। जो यहाँ शिला दो, शिलालेख क्या होता है, शिला मतलब पत्थर हो गया, तो पत्थर में जो आपकी लिखावट यहाँ पे की गई है, इसकी भाषा पूछी जा रही, कौन सी भाषा में ये सारा लिखावट वहां पे हुई है, कि संस्कृत और देवनागरी है, पाली और खरोष्टी है, ग्रीक और लैटिन है, या प्राकृत और ब्राह्मी है। तो बताना है अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का यूज वहां पे किया गया था, तो वो भाषा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगी, हम कहेंगे दोस्तों प्राकृत और ब्राह्मी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना, ये हर क्वेश्चन आपके किसी न किसी पेपर में पूछा गया जो टीसीएस वहां पे करा रही है। तो अगर आप इनके आंसर यहां पे दे पा रहे हो, मान चला तैयारी बिल्कुल सही है, बस इसे कंटिन्यू बनाए रखिएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन यहां से पक्का आपको दिखाई पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखो बीसीसीआई यहां 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जैसे एक ये बनेगा बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है। तो कंफ्यूज ना होना, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर में अभी पूछे गए थे। तो बताओ कौन हो जाएंगे, ऑप्शन सीधा सीधा सामने यहाँ पे आपके दिख रहे हैं। तो आप ये स्कोर काउंट करते रहना कि जो 10 क्वेश्चन हम जीके कर रहे हैं, इसमें क्या हम लोग 7 के आंसर दे पा रहे नहीं दे पा रहे। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत यहाँ महसूस हो रही है, तो जो नोट्स आपने ले रखे हैं उसका रिविजन कर लेना, यकीन माना सारे पॉइंट आपके विद डिटेल वहां पे क्लियर वहां पे किए गए हैं। तो यहाँ बताओ बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष पूछा गया है, तो पहला अध्यक्ष अगर पूछा जाए आंसर क्या बताओगे, हम कहेंगे दोस्तों R.E. ग्रांट गोवन का नाम बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहां पे हो गया। अगर कहां ये पूछा जाता कि बीसीसीआई के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय अध्यक्ष में किसका नाम दोस्तों यहां बताओगे, यहां पे एक नाम दिख रहा है सिकंदर हयात खान।
ये प्रथम दोस्तों आपके कौन हो जाएगा, भारतीय अध्यक्ष यहाँ पे हो जाएंगे। प्रथम पूछेगा ये बताएंगे, भारतीय पूछेगा तो हम ये आंसर बताएंगे। अच्छा एक चीज ये भी बता दो, ये जो बीसीसीआई है इसकी स्थापना कब यहाँ पे हुई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना दोस्तों यहाँ पे क्या बताओगे आप? कहोगे सर हम कहेंगे दिसंबर 1928। तो बीसीसीआई है क्या चीज? ये तो हर बच्चे को पता ही होगा कि जो भारत में क्रिकेट मैच होते हैं इनको कंट्रोल कौन करता है? बीसीसीआई ही वहां पे करता है। तो इसकी स्थापना कब हो जाएगी? 1928 में यहाँ पे हो जाएगी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये बताओ बीसीसीआई के पहले सचिव, बीसीसीआई के पहले सचिव का नाम पूछ लिया जाए, पहले सचिव कौन यहाँ पे हो जाएंगे? तो यहाँ पे नाम किसका बताओगे दोस्तों? यहाँ सीधा नाम बताना है ए एन घोष का। ए एन घोष का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताओ अच्छा जो आपका ये बीसीसीआई का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच ये कब वहां पे हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था? तो हम कहेंगे पहला अंतरराष्ट्रीय मैच इसका 1932 में हुआ था, जब इंग्लैंड का दौरा यहाँ पे हो रहा था। जब भारत इंग्लैंड के दौरे में गई थी तब आपका ये मैच 1932 में पहला वहां पे हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 2011 में आयोजित संगीत नाटक अकादमी के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में नृत्य के क्षेत्र में कितने अकादमी पुरस्कार देने का निर्णय वहां पे लिया गया था? ऑप्शन सीधा सीधा सामने आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे कर रहे होगे तो आप खुद ही देख रहे होगे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछे गए हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, कितने पुरस्कार देने की घोषणा वहां पे की गई थी? तो बच्चों सीधा सीधा आंसर आप क्या बताओगे? यहाँ पे जिनका आंसर 11 आ रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, ये बताओ संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब यहाँ पे हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों क्या कहोगे? हम कहेंगे 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कहाँ बताओगे? इसका हेडक्वार्टर दोस्तों हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ बता दोगे? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपका स्थित यहाँ पे हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, देखा होगा किसी न किसी के पेपर में क्वेश्चन आपको ये जरूर यहाँ पे दिखे होंगे आपको। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर मानने के लिए न्यूनतम आयु क्या वहां पे होनी चाहिए? कि आप साक्षर हो कि पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, मतलब उसकी एज क्या वहां पे होनी चाहिए, कितने एज से आपकी काउंट होती है? देखो यहाँ पे सीधा सीधा याद करना कि किसी व्यक्ति को हम साक्षर तभी कह सकते हैं अगर उस व्यक्ति की आयु कितनी हो जाए? 7 वर्ष की हो जाए। और वो 7 वर्ष की आयु अगर होगी, वो लिखना और पढ़ना दोनों चीजें वहां पे जानता है, तो हम क्या कहेंगे? साक्षर वहां पे कह देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। जो साक्षरता की बात यहाँ पे हो रही है, तो 2-3 पॉइंट और यहाँ पे क्लियर कर लेना। पहला पॉइंट ये क्लियर करना है कि जो आपकी 2011 की जनगणना यहाँ पे हुई थी, यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछेगा भारत की कुल साक्षरता दर बताओ कितनी है? तो भारत की कुल साक्षरता दर अगर पूछा जाएगा, हम कहेंगे 74.04% यहाँ पे हो जाता है। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता है कि मान लो मेल और फीमेल, पुरुष और महिला दोनों का अलग अलग पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपकी पुरुष की क्या हो जाएगी? पुरुष की साक्षरता दर होगी 82.14% हो जाएगी, और महिलाओं की क्या हो जाएगी? 65.46% आपकी महिलाओं की साक्षरता दर हो जाती है। और 2-3 चीज तो आपको क्लियर यहाँ पे है कि ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए, वो बताओ कौन सा राज्य है जहां साक्षरता दर सबसे अधिक है? हम बताएंगे केरल। अगर क्वेश्चन पूछा कहाँ की साक्षरता सबसे कम है, तो आपको बताना बिहार। तो ये 2011 की जनगणना अच्छे से तैयार करना, ये कंफर्म मान चला एक क्वेश्चन पक्का आपका इस टॉपिक से वहां पे दिखने वाला है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा मैथ का था। मैथ बिल्कुल आपकी नॉर्मल आती है दोस्तों, अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, 5 क्वेश्चन देखते हुए वहां पे आंसर आप मार दोगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो मैथ में 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके 2 एडवांस मैथ के आते हैं, 3 आपके अर्थमेटिक के आते हैं, और कभी कभी 4 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं, 1 ही क्वेश्चन एडवांस का आता है। तो कम से कम मेन फोकस आपको अर्थमेटिक में वहां पे करना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि एक आदमी ने एक वस्तु 35,400 में बेची और इसमें उसे 18% का लाभ हुआ। यदि उसे यह 33,000 में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि का परसेंटेज बताओ। देखो लाभ और हानि का परसेंटेज आप तभी बता पाओगे जब कम से कम आपको उसका क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य तो हमेशा कितना होता है? ये दोस्तों आपका होता है 100%, हमेशा क्रय मूल्य आपका यहाँ पे होता है। ठीक है,
देखो सवाल में दिया जा रहा है कि ये 18%, तो ये आपका 18% प्रॉफिट ये बराबर इसके बराबर यहाँ पे दिया जा रहा है। मतलब यहाँ दिया गया हमें 118% की वैल्यू दी जा रही है, 35,400 के बराबर दी जा रही। तो दोस्तों क्या यहाँ पे आप ये 100% का मान नहीं निकाल सकते हैं, ये क्रय मूल्य का आप मान नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 1% क्या हो जाएगा, 35,000 बटे 400, वो 35,400 बटे 118। 100% क्या हो जाएगा, 100 से गुणा कर देना है। तो 100% बराबर दोस्तों क्या हो गया हमारा, ये 35,400 बटे 118 गुणे 100 कर देना। यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य आपका निकल के आ जाएगा। इसे दोस्तों सॉल्व करो, कितना आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी, हम कहेंगे दोस्तों ये आपका 30,000 निकल के आ गया। जैसे सॉल्व किया कितना आ गया, 30,000। अब ये बताओ, अब सवाल दिया जा रहा है यदि इसे हम 33,000 की बेचें। अब ये हमारा निकल आया क्रय मूल्य और ये हमारा सेलिंग प्राइस अब कितना दे रहा है। अगर हम 33,000 का बेचें तो हमें कितने परसेंटेज का लाभ है, बिल्कुल निकाल लोगे। और देखो लाभ ही होगा, हान तो होगा नहीं, तो हान तो सीधा सीधा आपको काट देने, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अब लाभ कितना होगा ये देखो, यहां से हमें रुपए में कितना लाभ हो रहा है। रुपए में दोस्तों आपने कहा कि हमें रुपए में आपका 3,000 का लाभ हो रहा है, बट एक क्रय मूल्य कितना है आपका 30,000 यहाँ पे दिया जा रहा है। परसेंटेज लिए आप यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया, ये 2 जीरो यहाँ पे काट दिया, ये 2 जीरो हमने यहाँ काट दिया, 3 का भाग 10 से किया, आपने क्या कर दिया 10% निकल के आ गया। यही हमें 10% का प्रॉफिट होगा। तो लाभ कितना हो गया दोस्तों, आपने कहा 10% का, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, इसी लेवल के आएंगे। अगर इनके आंसर दे पा रहे हो, मान चलना तैयारी बिल्कुल क्लियर आपकी चल रही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें आपका 8 यानी 8 रुपए 30 पैसे वाले चावल, वो 8.30 प्रति केजी वाले चावल को 5.30 प्रति केजी वाले चावल के साथ मिलाया जाए तो 6.3 जेवी केवल मूल्य का मिश्रण कितना प्राप्त यहाँ पे होगा। ये चीज यहाँ दी जाए, बिल्कुल नहीं, इसमें एलिगेशन मेथड आप यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, आपका 8.30 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने माना 5.30 हमारा लिख दिया गया है। अब यहाँ पे बीच में आपने क्या लिख दिया 6.30, बस इनका डिफरेंट यहाँ पे दोनों का ले लो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। दो डिफरेंट क्या आ रहा है, 8.30 6.30 आपने कट किया, कितना आ गया, आपने कहा 2 आ गया, इधर माइनस किया आपका कितना आ गया 1 आ गया। तो इनका रेशियो क्या हो गया दोस्तों, आपका 1:2 का आ गया। यानी आंसर क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर ए पे सीधा सीधा आपको टिक कर देना है। दो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बस आपको इनके टाइप पता यहाँ पे होने चाहिए। और जो नोट्स में मैंने जितने भी टाइप आपके कवर करा रखे, बस वो एक बार तैयार वहां पे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि एक मेज का अंकित मूल्य 8,980 रुपए है, यह दुकानदार 19% की छूट देता है, तो इसका विक्रय मूल्य बताओ निकटतम रुपए तक कितना यहाँ पे हो जाएगा। बड़े कुछ है इसमें, कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ पे मांग रहा है आपको। देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ भी हमने माना कि 8,980 रुपए कोई वस्तु हमारी हो गई। अब यहाँ डिस्काउंट कितना दे रहा है 19% का, अगर इसका 19% निकालो कितना हो जाएगा। जैसे आप इसका 19% 19/100 करोगे, ये दोस्तों बताओ कितना निकल के आ जाएगा। जो वैल्यू कटे काट दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ये दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा हो गया आपका 1706.2। 1706.2 इसका 19% दोस्तों आपका लगभग यहाँ पे निकलेगा। अब बताओ कि अब ये पूछा जा रहा है कितने का बेचेंगे, तो ये जो आपका डिस्काउंट छूट आपने दिया है कुल मूल्य में आपको सीधा माइनस कर देना है। तो यहाँ भी हमने लिखा 8,980 में माइनस का 1706.2, ये माइनस कर दो, तो ये वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पे निकल के आ जाएगी। इसे सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक अंक यहाँ पे दशमलव लगा तो एक अंक यहाँ पे आएगा। इसे दोस्तों आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये हो रहा आपका 7,273.8 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ लेकिन सवाल में क्या दिया जा रहा है, हमें लगभग में बताना है, निकटतम रुपए में बताना है। तो लगभग में क्या हो जाएगा, जैसे 72-73 है, तो हमने क्या किया 2.8 है उसको हमने पूरा मान के 72-74 कर दिया, ऑप्शन ए। क्योंकि ये चीज सवाल में भी आपका दिया गया है। अगर कहीं निकटतम आपका शब्द लिख जाए सवाल में, तो आप जो कैलकुलेशन वहां पे करोगे वो बिल्कुल क्लियर आंसर वहां पे नहीं दिखेगा। वो निकटतम मतलब ही होता है आपको अपने हिसाब से बताना वो कितना, कौन सी संख्या इसके पास यहाँ पे हमारी आ रही है। तो निकटतम यही दिख रहा था, हमने ऑप्शन ए पे से टिक वहां पे कर दिया। अगला क्वेश्चन आता है, माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है,
12 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। माँ की वर्तमान आयु बताओ क्या हो जाएगी। देखो सवाल जैसे आप पढ़ते होगे ना, आपको ये क्लियर हो ही जाता होगा। हम इसे सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल हमें मेथड क्लियर हो जाता है कि स्टेप बाय स्टेप हम क्या चीज़ करेंगे कि हमारा आंसर वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपको तरीके नहीं पता तो आप आंसर यहाँ पे नहीं ला पाओगे। देखो हमने मान लिया दो लोग की बात हो रही, हमने माना ये माँ हो गई और ये इनकी बेटी हो गई, माँ हो गई, ये इनकी दोस्तों क्या हो गई, बेटी हो गई। इनका अनुपात क्या दिया गया, हमने माना इनका 7x मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, इनको 2x यहाँ पे आपने मान लिया। देखो बस हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। x का मान जो भी आपका निकलेगा 7 से गुणा कर देना है, माँ की उम्र वहां पे निकल के आ जाएगी। पहले क्या रेशियो दिया गया, हमने यहाँ लिखा है 7x बटे 2x। फिर सवाल में दिया जा रहा है कि 12 वर्षों के बाद, तो हमने क्या किया, इन दोनों में 12 वर्ष यहाँ पे जोड़ दिए, प्लस का 12 दोनों में कर दिया। तो ये रेशियो कितना हमारा हो गया, 9:4 का रेशियो हो गया। ये आपका 9/4 के बराबर हो गया। तो तिरछा गुणा करके आप इसका आंसर x यहाँ पे निकालना है। तो 4 गुणा 7 हुआ, ये दोस्तों हो गया 7 28, x यहाँ पे हुआ 12 12 12 24 12 36 12 4 48, ये 48 हो गया बराबर 9 दूनी 18, x दोस्तों यहाँ पे हुआ। अब इसे गुणा 9 दूनी 18 के 8 हासिल आए 1 9 1 10, ये हमारा 108 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये अगर 18x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा, हम कहेंगे सीधा 10x हमारा बचा। अब ये 48 जब आपका इधर जाएगा कितना बचेगा, 8 में 8 माइनस हो जाएगा और 100 में 40 करोगे सीधा 60 यहाँ पे बच गया। कितना बच गया, 60 आपका। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60/10 करोगे, x का मान कितना निकल के आ गया, 6 यहाँ पे निकल के आ गया। और हमसे किसका पूछा जा रहा है, पूछा किसका जा रहा है, हमें बताना। माँ का x का मान 6 निकाला, तो ये हो गया आपका 7 गुणे 6 किया, सचंग 42 हो गया। तो हम कहेंगे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस आपको तरीके पता होने चाहिए, कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो मैथ का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर वहां पे नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि एक लंबवृत्तीय शंख की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या आपकी 24 सेंटीमीटर। शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो इसके लिए फार्मूले बिल्कुल रटे होने चाहिए। तो हमें पता है शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपका पाई आर एल यहाँ पे होता है। तो हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें पहले एल का मान निकालना होगा, क्योंकि हमें पता है एच का मान दिया गया कितना, 10 यहाँ पे दे दिया है। आर का मान हमें पता हो गया 24 यहाँ पे दे दिया है। पहले तो आप एल का मान बताओ क्या हो जाता है। तो भाई हमें एल का तो पता है ना, एल बराबर क्या होता है, तो ये एल बराबर आपका हो जाएगा √r² प्लस का h²। दो चीज हमें आर और एच के मान पता है, वहां से आपको एल का मान यहाँ पे निकाल लेना है। तो एल बराबर दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया, r का वर्ग यानी कि त्रिज्या 24 का वर्ग पहले कर दो, 24 का वर्ग कितना हो गया, हम कहेंगे यहाँ पे 576 हो गया। और प्लस 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, आप कहोगे 10 का वर्ग हमारा ये 100 हो गया। तो ये एल बराबर दोस्तों कितना हो गया, अंडर रूट यहाँ पे हो गया आपका 676 हो गया। तो एल बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वर्गमूल किसका हो जाएगा, हम कहेंगे 26 का आपका हो गया। अब बहुत सारे मान पता हो गए, पाई का मान पता है, आर का मान पता है, एल का मान, तो सभी का गुणा कर दो, आपका आंसर आ ही जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा, आप हो गए पाई गुणे आर का मान कितना है आपका, आर का मान है 24 यहाँ पे, तो यहाँ 24 रखा। एल का मान अभी हमने यहाँ पे 26 निकाला है। अब यहाँ होता 24 गुणे 26, 24 गुणे 26 करो कितना मान निकल के आएगा, 24 गुणे 36 करोगे दोस्तों ये 624 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। पाई आगे लिख देना, पाई का मान सीधा, क्योंकि हमें आंसर में सारे पाई लिखे हुए हैं। तो 624 यहाँ पे आ रहा है। तो हमने क्या कहा, ऑप्शन ए पे आपको सीधा सीधा यहाँ पे टिक करना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा फिजिक्स का आता है, 5 क्वेश्चन फिजिक्स के यहाँ पे आते हैं, यानी मैथ हो गया और आपकी फिजिक्स हो गई, ये आपके बिल्कुल नॉर्मल आएंगे। मेन फोकस आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जीके में वहाँ पे अच्छी खासी करनी है वहाँ पे। तो रैखिक संवेग संरक्षण किसके समतुल्य वहाँ पे होगा, न्यूटन का प्रथम गति नियम है, न्यूटन का द्वितीय गति का नियम है, न्यूटन का तृतीय गति का नियम है, या इनमें से कोई नहीं। तो रैखिक संवेग संरक्षण बताइए किसके समतुल्य यहाँ पे हो जाएगा। तो ये किसके समतुल्य हो गया बच्चों, सीधा आंसर क्या आपको बताना है, हम कहेंगे दोस्तों ये होता है न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है। और न्यूटन के प्रथम नियम को हम किस नाम से जानते हैं, आप कहोगे सर उसको जड़त्व का नियम के नाम से भी आपका
आपका यहाँ पे जाना जाएगा। तो सीधा आपको ऑप्शन नंबर ए पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है। अब ये जड़त्व का नियम क्या होता है अच्छे से तैयार कर लेना, इसके एग्जाम्पल पेपर क्वेश्चन पूछे। तो वैसे आपको पता ही होगा कि न्यूटन जो आपके 3 नियम दिए, तीनों नियम के एग्जाम्पल अच्छे से तैयार वहां पे करना, एग्जाम में क्वेश्चन आपका आएगा यहां से। अच्छा ये बताओ डायनमो क्या है। डायनमो होता है विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो डायनमो क्या होता है बताइए, डायनमो क्या काम करता है। तो डायनामो दोस्तों सीधा सीधा एक ही काम होता है। तो यहाँ पे जो बच्चे सोच रहे हैं यहाँ पे कि हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक क्वेश्चन तो ये आपका पूछा जाता है, ये बताओ डायनामो किस सिद्धांत पे काम वहां पे करता है। तो डायनामो किस सिद्धांत में काम करेगा, आप कहोगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कौन काम करेगा, डायनामो काम करता है। तो ये भी चीज याद करना है, इसका सिद्धांत क्या हो जाएगा, सिद्धांत क्या कहोगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसका सिद्धांत आपका हो जाएगा। अच्छा बताओ संगीत आपका जो कंस्ट के लिए बने हॉल की दीवारें क्या होनी चाहिए। जहां भी मान लो कोई स्पीकर साउंड आवाज आ रही है, तो ये दोस्तों इसकी जो दीवारें होती हैं, दीवारों की विशेषता यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है कि ध्वनि को बढ़ाना, ध्वनि को संचारित, ध्वनि को परावर्तित, ध्वनि को अवशोषित। तो ये दीवारों यानी कि जो संगीत कॉन्सर्ट के लिए बने हॉल की दीवारें क्या करनी चाहिए, दीवारें क्या करनी चाहिए। तो दीवारें दोस्तों क्या बताओगे, ये आपकी करनी चाहिए क्या, ध्वनि का परावर्तित। यानी ध्वनि यहाँ पे अगर परावर्तित नहीं होगी, ध्वनि का अगर अवशोषण वहां पे हो जाएगा, तो ध्वनि क्या हो जाएगी आपकी धीमी वहां पे हो जाती है। तो ध्वनि क्या होगी धीमी। तो यही कहा जा रहा है उनकी दीवारें कैसी होनी चाहिए, ध्वनि का परावर्तित, यानी उचित मात्रा पे ध्वनि आपकी परावर्तित वहां पे होनी चाहिए कि ध्वनि हमें थोड़ा लाउड वहां पे सुनाई पड़े। तो क्या बताओगे आंसर, यहाँ पे जो बच्चे सी बता रहे हैं वो सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट है। हर क्वेश्चन आपके पेपर में किसी न किसी पेपर पूछा गया है, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से आपको वहां पे करनी है। अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल 2 गुना हो जाए तो वस्तु के त्वरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आधा होगा, 2 गुना होगा, अपरिवर्तित होगा, या 4 गुना होगा। बताइए क्या हो जाएगा। भाई हमें सिंपल से एक फार्मूला पता है ना, फार्मूला क्या होता है, F बराबर, आपको ये ma तो पता ही ना यहाँ पे। अब देखो सवाल में क्या दिया जा रहा है, किसी वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल, जो आपका ये बल है वस्तु 2 गुना हो जाता। अगर ये दोस्तों बल आपका 2 गुना यहाँ पे हो गया, तो जाहिर सी बात है ये आपका जो बल है और त्वरण ये एक दूसरे समानुपाती ही तो है हमारे। तो अगर बल 2 गुना हुआ, त्वरण हम क्या कह देंगे, ये भी आपको 2 गुना हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर क्या बताएंगे, ये भी आपका 2 गुना यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बल का मात्रक, हम कहेंगे न्यूटन हो गया। ये बताओ आपका जो त्वरण हो गया, त्वरण की इकाई क्या बताओगे, हम कहेंगे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड यहाँ पे आपको बता देना है। और द्रव्यमान का पता ही केजी आपका यहाँ पे होता है। तो कोई भी चीज हो आप बता सकते हैं। अगर यहाँ पे ये चीज पूछा जाए, अगर उसका हम जो द्रव्यमान को 2 गुना कर दें तो त्वरण क्या हो जाएगा, तो भाई द्रव्यमान आपको ये यहाँ पे आएगा, ये आपका हो जाएगा 1/m, ये समानुपाती ऐसे बनेगा। अगर ये 2 गुना आपका हो गया तो हम कहेंगे त्वरण आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बस ये फार्मूला याद करना, कोई भी चीज पूछेगा आप उसके आंसर यहाँ पे आसानी से दे पाएंगे। अगले क्वेश्चन में आओ, बताओ ट्रांसफार्मर क्या है। जैसे डायनामो पूछा गया, इसमें बताओ ट्रांसफार्मर क्या होता है। ऊर्जा बदलता है, आवृत्ति बदलता है, वोल्टेज बदलता है, कि आपका ईएमएफ उत्पन्न वहां पे करता है। भाई ऐसे ही क्वेश्चन को गलती से गलत ना करना। 50 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 30 क्वेश्चन नॉर्मल आपके दिखेंगे, 20 क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन वहां पे दिलाते हैं। सेम वैसे ये सारे मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे सेट कर रखे हैं कि ताकि आपको ये पूरा एहसास हो कि आप पेपर हॉल में बैठे हो और आप कितना स्कोर यहाँ पे कर सकते हो। तो ये बताओ ट्रांसफार्मर क्या यहाँ पे करता है। तो हम कहेंगे दोस्तों इसका बस एक ही काम होता है, वोल्टेज बदलना, कि मतलब वोल्टेज मान लाइट कम आ रही और इसको बढ़ा देना, ज्यादा आ गई थोड़ा कम कर देना। तो वोल्टेज को बदलने का काम कौन करता है, ट्रांसफार्मर ही वहां पे करता है। अगर यहां भी क्वेश्चन पूछा जाए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करेगा, तब भी आपको बताना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आपका ये वहां पे काम करेगा। तो क्या बताओगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आपका ट्रांसफार्मर वहां पे काम करता है।
अच्छा, गर्मियों के दिन में मटके के घड़ों में रखा पानी ठंडा क्यों यहाँ पे हो जाता है? केमिस्ट्री के दोस्तों 15 क्वेश्चन आते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन से टॉपिक से और क्या चीज़ हमारी पूछी जाती है, तभी आप अपना एग्जाम यहाँ पे निकाल पाओगे। तो अगर आप तैयारी वहाँ पे कर रहे हो, सबसे पहले इसका न्यू पैटर्न सिलेबस आपको बिल्कुल वहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। फिलहाल ये बताओ, गर्मियों के दिनों में मटके में रखा पानी ठंडा क्यों होता है वहाँ पे? कि विकिरण है, वाष्पोत्सर्जन है, परासरण है या वाष्पीकरण है? तो बताइए आंसर क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चे सोच रहे हैं इस आंसर का देने का, क्या वाष्पीकरण, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आप देखा होगा, जो आप सुराही में जब पानी वहां भरते हैं, सुराही बाहर से गीली वहां महसूस होती है। इसका रीजन क्या होता है? उसमें क्या होता है, हल्के हल्के क्या होते हैं, छेद टाइप वहां पे होते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। जहां जो जल उसके घड़े के अंदर जो पानी वहां पे रहता है, वो ऑटोमेटिक ठंडा यहाँ पे हो जाता है। आपने ये भी देखा होगा, जैसे गर्मियों का मौसम होता है, हमारे शरीर से पानी निकलता है, पसीना वहां पे निकलता है, तो इसके बाद जो हमें ठंडक महसूस वहां पे होती है। ये भी दोस्तों किस वजह से होता है? आपका ये वाष्पीकरण की वजह से ही वहां पे होता है। जब शरीर से पसीना निकलता है, हमें ठंडक महसूस वहां पे होती है। ये भी इसी का रीजन आपका यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, ये बताओ, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? जो आपका ये स्टेनलेस स्टील यहाँ पे दिख रहे हैं, किसकी मिश्र धातु यहाँ पे होगी? लोहा और निकल की है, लोहा क्रोमियम और निकल की है, लोहा क्रोमियम और जिंक की है, लोहा और मैग्नीज। इनका परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या बताओगे दोस्तों, जो आपका ये स्टेनलेस स्टील होता है, तो यहाँ पे जिन बच्चों का आंसर कितना आ रहा है, उनका आ रहा है क्या चीज? लोहा, क्रोमियम और जिंक। नहीं, ये नहीं होगा, क्रोमियम और निकल। क्या बता दोगे? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल होगा, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका लोहा और निकल होता है, क्या होता है? जैसे आपका लोहा हो गया और प्लस आपका यहाँ पे निकल, लोहा क्रोमियम लिख लेना, जैसे लोहा हो गया और आपका क्रोमियम, लोहा और क्रोमियम, इन दोनों का परसेंटेज दोस्तों देखा जाए, ये 12 से लेके 18% इनका यहाँ पे होता है। इसके बाद दोस्तों जो आपका निकल होता है, क्या होता है? निकल, निकल का परसेंटेज देखा जाए दोस्तों, ये आपका 8 से लेके 10% यहाँ पे आपका ये पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपने ये भी देखा होगा, पेपर में आता है कि जो लोहा होता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें जो परत वहां पे चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को क्या कहें? गैल्वेनाइजेशन वहां पे कहा जाता है। ये भी याद कर लेना, उसे क्या कहा जाए? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ताकि लोहे में जंग आपका यहाँ पे ना लगे। तो इनका परसेंटेज याद कर लेना, कितना परसेंटेज पाया जाएगा। आंसर क्या होगा बच्चों, सीधा बताना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करने पे ऑक्सीजन गैस देगा? तो कौन सा ऑक्साइड हो जाएगा? पेरा ऑक्साइड है, पॉली ऑक्साइड है, सामान्य ऑक्साइड या कंपाउंड ऑक्साइड है? तो उस ऑक्साइड का नाम बताइए, क्या यहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो उस ऑक्साइड का नाम क्या बताओगे? सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पे याद करना, क्या हो जाएगा? पेरोक्साइड। ऑप्शन ए पे आपको यहाँ पे टिक कर देना। देखो आपका रिएक्शन देखो कैसे होता है, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे Na2O2, जैसे ये जल से अभिक्रिया हुआ, H2O से किया हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बनेगा NaOH हो गया और प्लस आपका H2O2, ये आपका यहाँ बन गया। अब यहाँ पे ये आपका जो H2O2 है, ये जो फिर से क्रिया यहाँ पे करता है H2O2, अब क्या होगा? जल आपका दोस्तों इसका अलग यहाँ पे हो जाता है और हमें क्या बन जाएगा आपका दोस्तों? ये आपका जो ऑक्सीजन है, ये आपका यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे यही चीज तो हमसे पूछी जा रही है, ऑक्सीजन गैस कैसे यहाँ पे देगा? सेम इसी क्रिया के द्वारा आपका ऑक्सीजन गैस यहाँ पे देता है। कौन देता है? हम कहेंगे पेरो ऑक्साइड आपका ऑक्सीजन गैस वहां पे देगा। सेम आपका जो केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक आपका है, वो तैयार करना अच्छे से। 2 क्वेश्चन कंफर्म मान चला, इस बार भी पेपर में आपको दिखेगा। तो आप जो केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला के सोडियम लवण होते हैं। तो बताओ डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला के सोडियम लवण होंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या आपका अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला के सोडियम लवण होते हैं, तो आंसर क्या बताओगे बच्चों? यहाँ पे आंसर आपको सीधा सीधा क्या बताना है?
ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बिल्कुल सही है। आल्किन हाइड्रोजन सल्फेट ये भी आपका सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे दोनों, बोथ, ऑप्शन सी पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। दोनों ऑप्शन आपके राइट आंसर, पहला और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या देखो यहाँ पहली बात देखो, अगर आपको एग्जाम वहां पे क्लियर करना है, आपको तीन चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो आपको जो इसका सिलेबस है पूरा कवर यहाँ पे कर लेना चाहिए, कि आप एग्जाम कहीं से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाए कम से कम ये रहे कि भाई हम ये चीज पढ़ के वहां पे गए हैं। पहली बात सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। सेकेंड बात आपको ये होना चाहिए कम से कम 3 या 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से आपको प्रैक्टिस वहां पे कर लेने। इसके बाद एक मॉक टेस्ट आपको डेली यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देना। तभी जब आप एग्जाम बैठोगे तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा और तभी आप अपना एग्जाम यहाँ पे क्लियर कर पाओ। और ये तीनों के तीनों चीजें मैंने आपके एप्लीकेशन में अपलोड वहां पे करा रखे हैं। अभी नोट्स पढ़ के अपना सिलेबस कवर करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब मैं 3-4 साल की बात करूं, मैंने वहां पे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दे रखे हैं और 50 आपके प्रैक्टिस सेट वहां पे दे रखे हैं। यानी पूरा मटेरियल पूरा कवर है। वहीं से अगर आपने तैयार कर लिया, जब पेपर बैठोगे एग्जाम में क्वेश्चन आपके दिखेंगे वहां से। इसमें पूछा गया है ठोस को द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे वाष्प में, यानी कि द्रव से सीधा वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। भाई ये क्वेश्चन क्या कोई बच्चा गलत वहां पे करेगा? अगर कोई इनके आंसर वहां गलत कर पा रहा है, हो रहा है, तो मान चलना वो सिलेक्शन से बहुत दूर वहां पे जा रहा है। तो सीधा आंसर क्या बताएंगे? हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो कपूर होता है, कपूर को शुद्ध किस विधि से वहां पे किया जाता है, तो यही तो विधि है हमारे ऊर्ध्वपातन वाली। तो इसका आंसर क्या बता दोगे? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि वह पदार्थ जो अम्ल और क्षारक दोनों की तरह व्यवहार करता है उसे क्या कहा जाएगा? अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो उभयधर्मी है, क्षार है, लवण है या हाइग्रोस्कोप है, तो उसे क्या कहा जाएगा? भाई हमें तो पता है ना, अगर दोनों तरह काम कर रहा है उसे उभयधर्मी तो कहेंगे वहां पे। तो जिन बच्चों के उभयधर्मी आ रहे हैं, आपने क्या कह दिया? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अच्छा ये बताओ, ये जो आपके उभयधर्मी तत्व होते हैं ये कौन कौन से यहाँ पे हैं? जैसे दोस्तों एक पहला एग्जांपल आपने बताया कि आपका Al2O3, या दूसरा हो गया दोस्तों आपका ZNO हो गया, एक दोस्तों आपका ये PbO यहाँ पे हो गया, एक दोस्तों आपका ये SNO हो गया, एक आपका Cr2O3 हो गया, एक दोस्तों आपका क्या बता दिया? H2O हो गया। ये सारे सारे क्या हो जाएंगे? आपके उभयधर्मी तत्व यहाँ पे आपके हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? सारे सारे उभयधर्मी यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि ये बताओ जो आपका सोडा वाटर में कौन सी गैस यूज होती है? SO2 है, NO है, CO2 है, H2S है। तो भाई सिंपल सा है, जो आप देखा होगा सोडा वाटर यहाँ पे होती है, कौन सी गैस इसमें यूज की जाएगी? तो भाई सीधा सीधा आंसर हम मारेंगे क्या? CO2 गैस। ऑप्शन नंबर सी पे आपको सीधा सीधा राइट आंसर क्या बताना है? CO2 गैस आपके सोडा वाटर में प्रयोग वहां पे की जाती है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ जो सोडा वाटर होता है इसका pH मान क्या होता है? हम क्या कहेंगे? 4.5, यानी 4 से 5 के बीच में ही हमेशा वहां पे होता है। इसी वजह से सोडा वाटर कैसा हमें लगता है? अम्लीय। हल्का क्या हो जाएगा आपका? ये हल्का अम्लीय यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ आंसर क्या हो जाएगा? सिंथेटिक साबुन साधारण साबुन से बेहतर है, ये किस वजह से होता है? ये चीज पूछा गया था। सारे क्वेश्चन टीसीएस के अकॉर्डिंग मैं करा रहा हूं, जो आपका एग्जाम भी टीसीएस वहां पे लिया जून महीने में। तो जैसे क्वेश्चन ये आपके पूछे गए ना, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भी वहां पे दिखने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेना। ये सस्ते होते बिल्कुल भाई, जो आपके सिंथेटिक साबुन होते हैं ये क्या सस्ते बिल्कुल होते हैं। अब इन्हें उबलते पानी की जरूरत नहीं होती, हाँ बिल्कुल नहीं होती है। कठोर पानी में भी काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो हम क्या कह देंगे? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अब ये बताओ सूखी हवा में सबसे अधिक अनुपात में कौन सी गैस यहाँ पे पाई जाती है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर आपकी आर्गन है?
चाहे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारे वायुमंडल वायु होती है, वायु में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाएगी, क्या बताओगे आंसर? आप कहोगे सर नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है? 78%। अगर क्वेश्चन पूछा सेकंड नंबर में क्या है, ऑक्सीजन, ये कितनी पाई जाती है? हम कहेंगे 21% पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा, अच्छा ये तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्यों पाई जाती है? क्योंकि भाई जितना पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, प्राणी है, तो नाइट्रोजन का यूज बहुत सबसे कम वहां पे किया जाता है। तो जब नाइट्रोजन का यूज कम यहाँ पे होता है, ये गैस आपकी खत्म वहां पे जल्दी नहीं होती है। तो हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो वायु होती है हमारे वायुमंडल में, आर्गन का परसेंटेज बताओ कितनी होती है, आप कहोगे 0.93% हो जाएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज आप कहोगे क्या, 0.04% आपका CO2 गैस यहाँ पे हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या चीज यहाँ पूछी जा रही है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान कौन सी ऊर्जा अवशोषित होती है? पदार्थ की अवस्था यानी अगर ठोस से आपका लिक्विड हुआ या गैस यहाँ पे हुआ, तो ये पूछा जा रहा है कौन सी ऊर्जा अवशोषित यहाँ पे होगी, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ऊष्माधार से, या विलयन ऊष्मा। तो कौन सी ऊष्मा आपकी यहाँ पे अवशोषित होती है, ये चीज पूछी जा रही है। तो उसका नाम क्या बताओगे, कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? सीधा दोस्तों बताना है, गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर बी पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये बताओ अच्छा जो पानी हो गया, पानी जो जल होता है, पानी की गुप्त ऊष्मा, पानी की गुप्त ऊष्मा वाष्पीकरण कितनी यहाँ पे होती है? तो आप क्या कहोगे, 540 कैलोरी प्रति ग्राम, ये याद करना ऑप्शन में आएगा। या फिर दोस्तों आपका 2260 जूल प्रति ग्राम, ये आपका यहां दिखाई पड़ेगा। सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा, पानी की गुप्त ऊष्मा वाष्पीकरण वहां पे कितनी होती है, यही आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं क्या चीज यहां पूछी जा रही है। मतलब किस कांच में लेड का परसेंटेज सबसे अधिक होता है? किसमें बताओ, उस कांच का नाम बताओ जहां पे लेड का परसेंटेज सबसे अधिक होता है। सोडा ग्लास है, जेना ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है, या पायरेक्स ग्लास है? तो उस ग्लास का नाम बताओ क्या होगा। तो उस ग्लास का नाम क्या होता है बच्चों, क्या बताओगे? उस ग्लास को हम लोग क्या कहेंगे, उसे तो फ्लिंट ग्लास कहा जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो फ्लिंट ग्लास में लेड ऑक्साइड कितना यहाँ पे होता है, तो फ्लिंट ग्लास में आप बताओ लेड ऑक्साइड कितना यहाँ पे होगा, तो इसका परसेंटेज क्या बताओगे, 18। दोस्तों आपका ये 50% यहाँ पे पाया जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये जो फ्लिंट ग्लास होता है, इनका यूज कहाँ पे होता है, उपयोग कहाँ पे होगा, तो इनका उपयोग होता है जैसे जो आपके चश्मे के देखो जो लेंस वहाँ पे होते हैं, तो चश्मे के लेंस बनाने में यही फ्लिंट ग्लास का ही यूज वहाँ पे होता है। या फिर जैसे आपके ऑप्टिकल जो ग्लास होते हैं, उनको बनाने में भी इनका यूज वहाँ पे किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से यहाँ पे तैयार कर लेना। जैसे आप देखो क्रिस्टल बर्तन, यानी जो कांच के बर्तन भी बनाए जाते हैं वहाँ पे, उसमें भी आपको ये फ्लिंट का ग्लास का ही यूज वहां पे आपका किया जाता है। तो इस ग्लास का यूज भी बहुत ज्यादा आपका वहां पे होता है। अगला क्वेश्चन आता है, सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, या नाइट्रस ऑक्साइड है? तो सोडा वाटर H2O या CO2 से क्रिया होती है, क्या बनती है, कार्बोनिक एसिड ही तो हमारा बनता है। तो हम क्या कह देंगे, कार्बोनिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आप क्रिया भी देख लें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बताओ सोडा वाटर जो कार्बोनिक अम्ल होता है कैसे वहां बनता है, तो ये आप रिएक्शन भी याद कर लेना, ऐसे कार्बोनिक अम्ल कैसे आपका बने। कभी अगर एग्जाम में हो आए क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन और टॉपिक हमारा है, वहां से कंफर्म आ चला, जितने साल भी आर्मी नर्सिंग के पेपर हुआ है, हमेशा कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही गए, पर ज्यादा चांस यही रहते हैं कम से कम 2 क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे दिखाई पड़ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, टायर बनाने के लिए रबर को कठोर कैसे किया जाता है? जो आपकी रबड़ होती है उसे कठोर कैसे आप वहां पे करोगे, कि हाइड्रोजन मिला के, कार्बन ब्लैक मिला के, संतृप्त करके, या ये सभी? तो टायर बनाने के लिए रबर को कठोर कैसे किया जाता है, तो आंसर क्या बताओगे यहाँ पे? जैसे कि हाइड्रोजन मिला के, बिल्कुल बात सही है, कठोर करने की जरूरी होता है। कार्बन ब्लैक मिला के बिल्कुल कलर आएगा, संतृप्त करके, बिल्कुल बात सही है। तो हम क्या कहेंगे, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। क्या बताओगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा,
कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आपका निर्जलीकरण और सुखाने के रूप में उपयोग वहां पे होता है। निर्जलीकरण और सुखाने में किस अम्ल का उपयोग वहां पे होगा। एसिटिक है, हाइड्रोक्लोरिक है, नाइट्रिक है, सल्फ्यूरिक है। तो उस अम्ल का नाम बताओ क्या हो जाएगा, उसका नाम क्या बताएंगे दोस्तों, आप बताएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी क्या बताएंगे सल्फ्यूरिक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाए क्या, H2SO4। इसको दोस्तों क्या हम लोग कहते हैं, अम्लों का राजा के नाम से भी आपका जाना जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आया किसे हम अम्लों का राजा करते हैं, इसी का नाम आप याद वहां पे रखिएगा। अच्छा ये बताओ एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ पे होता है। भाई हमें पता है सिरका बनाने में किसका यूज होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया सिरका बनाने में। या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज कहाँ पे होगा, हम कहेंगे सफाई में। या पेट के पाचन में किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ही यूज तो होता है। हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यानी जो खाने के साथ जो हमारे जीवाणु विषाणु जो अंदर चले वहां पे जाते हैं, इनको नष्ट कौन करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही तो वहां पे करता है। नाइट्रिक अम्ल का यूज कहां पे होता है, इसका यूज दोस्तों आपका उर्वरक में होता है या विस्फोटक बनाने में किया वहां पे जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल तो आपको पता है, इसे अम्लों का राजा कहा जाता है, इसका यूज तो बहुत ज्यादा ही आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ द्रव कहलाने योग्य है। कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है। तो द्रव कहलाने योग्य बताओ इनमें से कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, जिन बच्चों का आंसर क्या आ रहा है ऑक्सीजन O2, ये क्या हो जाएगा द्रव कहलाने के योग्य। यानी जो द्रव क्या होता है, जो प्रवाह वहां पे कर पाए। तो ऑक्सीजन एक गैस होती, इसका प्रवाह तो होता ही हमारा है वहां पे। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे बता दोगे। अपना स्कोर दोस्तों काउंट करते चल रहा है, यहाँ पे अगर 35 स्कोर आपका हो गया तो मान चलना आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। मैं उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करा रहा हूं जैसे प्रेजेंट टाइम पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। अच्छा ये बताओ आपका क्लोरोप्लास्ट एक है, यहाँ से बायोलॉजी हमारे स्टार्ट हो जाती है। 15 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के वहां पेपर में आते हैं। तो बताओ क्लोरोप्लास्ट एक है, अंगक है, कोशिका है, ऊतक है या अंग है। तो भाई हमें पता है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का आप अंगक ही तो होता है। ऑप्शन ए पे आपको वहां पे टिक करना है, क्या कहोगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये बताओ क्लोरोप्लास्ट क्या है, हम कहेंगे पौधों में जो कोशिका में प्रकाश संश्लेषण करने वाला अंग होता है। जो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ से होती है, इसी में तो आपकी यहाँ पे होती है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, ये बताओ क्लोरोप्लास्ट मुख्य वर्णक क्या यहाँ पे होता है, तो मुख्य वर्णक क्या बताओगे, आपका क्लोरोफिल इसका मुख्य वर्णक यहाँ पे हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य वर्णक क्या होगा, क्लोरोफिल यहाँ पे हो जाएगा। अगला अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ क्लोरोप्लास्ट आपका ये कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो कहाँ नहीं पाए जाएंगे, जितने भी आपकी जंतु कोशिकाएं वहां पे होती हैं, किसी भी जंतु कोशिका में आपका क्लोरोप्लास्ट वहां पे नहीं पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। सतत विविधता का कारण क्या माना जाता है। जो सतत विविधता आपका है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, इसका कारण यहाँ पे क्या माना जाएगा। उत्परिवर्तन है, क्रॉसिंग ओवर है, गुणसूत्र असमानता है या बहुगुणित है। बताइए क्या हो जाएगा। जो आपका ये सतत विविधता है, इसका कारण यहाँ पे क्या होगा, हमें पता भाई क्रॉसिंग ओवर। ऑप्शन नंबर बी पे आपको टिक यहाँ पे कर देना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया, ये जो सतत विविधता है इसे सबसे पहले किसने वहां पे समझाया है, तो वैज्ञानिक नाम क्या बताओगे, यहां बताओगे क्या, फ्रांसिस गाल्टन का नाम बताना है। फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले इसके बारे में वहां पे समझाया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा यहाँ पे दिया जा रहा है कि मेढक में श्रवण तंत्रिका कहाँ से निकलती है। जो ये मेढक आपका हो गया, इसमें श्रवण जो तंत्रिका होती है कहाँ से आपके निकलती है, ये चीज पूछी जा रही है। मेडुला है, ग्रसनी है, आंतरिक कान है, जीभ है। तो मेढक में श्रवण तंत्रिका का पूछा जा रहा है कहाँ से निकलेगी। हम भाई सीधा सीधा आंसर बच्चों क्या बताओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर कई बार आपका रिपीट यहाँ पे हो चुका है। तो बताइए आंसर क्या होगा। आप सीधा कहोगे सर हम बताएंगे मेडुला का नाम। ऑप्शन नंबर ए पे आप सीधा राइट आंसर बताओ क्या, मेडुला आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ कि अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ पे होता है। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा। विद्युत ऊर्जा, आयनीकारी विकिरण, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर इस क्वेश्चन का कितना यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चे आंसर कितना बता रहे हैं कि आपका विद्युत ऊर्जा बिल्कुल सही है,
और आपका आयनीकारी विकर्ण ये भी सही हो जाएगा। दोनों क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों इसमें होता क्या आपका, ये जो आपका अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण यहाँ पे होता है, ये आपका बिजली और उच्च ऊर्जा विकिरण से, यानी जब आपका ये नाइट्रोजन का आप यहाँ पे NO2 या फिर दोस्तों आपका ये NO3 में ये जो बदलाव वहां पे जाता है, यही चीज क्या कहलाते हैं, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आपकी ये क्रिया वहां पे कहलाती है। तो हम क्या बता देंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकूलर कैम्बियम में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। कोशिका विभाजन को बढ़ावा कौन यहाँ पे देगा, कि आपका जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है या साइटोकाइनिन है। देखो ये आपका जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये दोनों नाम भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया तो आंसर यहाँ पे क्या बताओगे आप दोस्तों, सीधा बताना है, ये हो जाएगा आपको साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। साइटोकाइनिन का मुख्य काम ही यही होता है क्या, कि आपका ये कोशिका का विभाजन यहाँ पे करना। अगर ये चीज पूछी जाए हमसे, ये बताओ आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का काम यहाँ पे क्या होता है, तो इसका मेन काम होता है जो कोशिका होती है, कोशिका में वृद्धि करना किसका काम हो जाएगा, हम कहेंगे ऑक्सीजन का। जिब्रेलिन काम क्या होता है, जैसे जो आपके पेड़ के तने होते हैं इनकी लंबाई बढ़ाना किसका काम होता है, ये काम जिब्रेलिन का होता है। ऑक्सीजन का आपका हो गया, साइटोकाइनिन का, इन तीनों को क्लियर कर लेना। ये इंपॉर्टेंट तीनों नाम है, आपके पेपर कहीं ना कहीं देखे होंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस वहां पे कर रहे हो तो। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिंगामी की खोज किसने की थी। सिंगामी जो आपकी निषेचन क्रिया होती है, इसकी खोज किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी। ऑप्शन सीधा सीधा आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सिंगामी की खोज किसके द्वारा दोस्तों हुई है, तो सीधा आंसर क्या बताओगे आप कहोगे सर हम यहाँ पे कहेंगे क्या, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, नवाशिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ये सिंगामी की खोज नवाशिन ने कब यहाँ पे की, कौन से वर्ष में की थी, हम कहेंगे 1898 में। कब की थी, 1898 में यहाँ पे की थी। अब ये सिंगामी क्या होता है, तो दोस्तों ये आपका होता है कि नर युग्मक जो आपका स्पर्म होता है और जो आपका मादा युग्मक जो आपका अंडा होता है का जो संलयन वहां पे होता है, इन जब ये दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण वहां पे करते हैं। ये इसी को क्या सिंगामी या निषेचन क्रिया आपकी यहाँ पे बोली जाती है। चलिए अगले सवाल में आते हैं, क्या चीज यहाँ पे दिया जा रहा है, मेढक में जो क्रेनियल नसों की संख्या बताओ। दो मनुष्य का भी ये क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में बताओ क्रेनियल नसों की संख्या कितनी यहाँ पे होती है। फिलहाल पूछा गया जो आपका मेढक यहाँ पे होता है, मेढक में आपके ये बताना है क्रेनियल नसों की संख्या क्या हो जाएगी। 10 जोड़े हैं, 15 जोड़े हैं, 12 जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं, तो इनमें नसों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, सीधा आंसर क्या बताओगे, 10 जोड़े यहाँ पे होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर यहाँ ये पूछा जाता है मनुष्यों में इनकी कितने जोड़े यहाँ पे होते हैं मनुष्यों में, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, 12 जोड़े। क्या कहेंगे हम लोग, 12 जोड़े नसों की संख्या यहाँ पे मनुष्य में होती है। मेढक का पूछा जाएगा, आपको 10 जोड़े यहाँ पे बताने हैं। अच्छा ये बताओ वंशानुगत अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने वाली समन्वित इकाई यहाँ पे क्या होती है। आपका सिस्ट्रॉन हो जाएगा, रिकॉन है, म्यूटन है या ऑपेरॉन है। तो बताइए क्या आंसर यहाँ पे होगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आपके रिपीट ये पेपर हुआ और कोई ना कोई क्वेश्चन बिल्कुल टकराएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम पे सारे क्वेश्चन वहां पूछे जा रहे हैं। तो आंसर दोस्तों सीधा सीधा क्या बताओगे, हम बताएंगे ऑपेरॉन का नाम बताना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर ये चीज क्वेश्चन पूछा जाए ऑपेरॉन की खोज किसने वहां पे की थी, तो किसका नाम बताओगे यहाँ दोस्तों, बताओगे क्या, फ्रांसवा। किसका नाम, फ्रांसवा ने। कब इसकी खोज की थी, 1961 में, 1961 में की थी। और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है ये, अभी आपका जो एसएससी का 10+2 एग्जाम वहां पे हुआ था, वहां पे साइंस का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वो भी आपका 10+2 लेवल का है, और आपका आर्मी नर्सिंग भी 10+2 लेवल का है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको तैयार वहां पे करने जो प्रेजेंट टाइम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके 50 क्वेश्चन में ये मान चलना है कि आपके कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर वहां पे नजर आएंगे जो आपके किसी न किसी आपके मिलते जुलते पेपर में वहां पूछे गए, और आपके पेपर के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तभी मैं कह रहा हूं जो मैं क्लास यहाँ पे डेली 7 बजे यहाँ पे कराता हूं, तो यहाँ पे जो मैं पूरा सिलेबस आपका रिवीजन यहाँ पे कराता हूं वो तो आपको जरूर वहां पे करना है, क्योंकि आप जब पेपर में बैठोगे आप खुद ही कहोगे सर हमारे पेपर इसी लेवल के क्वेश्चन वहां पे देखे गए थे।
अच्छा ये बताओ, पृथ्वी पराबैंगनी विकिरणों से किसके द्वारा सुरक्षित होती है? ओजोन परत है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। पृथ्वी पराबैंगनी विकिरणों से किसके द्वारा सुरक्षित यहाँ पे होती है? ये अगर मान लो सवाल में दिया जा रहा है कि सूर्य से कोई मान लो ऐसे पराबैंगनी किरणें यहाँ पे निकलती हैं, ये पृथ्वी के ऊपर जो एक लेयर यहाँ पे होती है, लेयर आपको दिख रही है यहाँ पे, इस लेयर को यहाँ पे क्या कहा जाता है, यही तो चीज पूछी जा रही है। तो किसके द्वारा संरक्षित होगी? हम कहेंगे इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको आपका ओजोन परत कहते हैं। क्या? ओजोन परत आपकी ये यहाँ पे बोली जाती है। तो किसके द्वारा संरक्षित होगी? हम कहेंगे ओजोन परत के द्वारा। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ओजोन परत पाई कहाँ पे जाती है, तो कहाँ बताओगे? ये दोस्तों आपके समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल में आपकी ओजोन परत यहाँ पे पाई जाएगी। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ ओजोन परत की कमी का मुख्य कारण क्या होता है? ये जो आपकी ओजोन परत है, इसमें जो कमी यहाँ पे लगातार हो रही है, इसका मेन काम क्या, कारण क्या होता है? हम कहेंगे सीएफसी गैस। सीएफसी गैस वेरी इंपॉर्टेंट पेपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीएफसी यानी क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होती है, इससे ओजोन परत में क्षति हुई है, जिससे पराबैंगनी किरणें अब पृथ्वी पे आती है, जिसके वजह से आपको कई लोग जो आपके स्किन कैंसर यहाँ पे हो रहे हैं, इसी रीजन की वजह से आपके वहां पे हो रहे हैं। एक क्वेश्चन ये पेपर पूछा जाता है, ये बताओ आपका जो ओजोन दिवस अगर पूछा जाए, ओजोन दिवस, तो बच्चे यहाँ कमेंट बॉक्स में बता के जाना है कि अगर आपके पेपर में ये चीज पूछ लिया जाए कि भारत में ओजोन दिवस कब यहाँ पे मनाया जाता है, तो सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, पूरी क्लास यहाँ पे खत्म हो जाए। जो बच्चा इसका कमेंट बॉक्स बताएगा, जो कल क्लास अपनी वहां पे होगी, उस बच्चे का प्रॉपर बताऊंगा सबसे पहले किसका आंसर यहाँ पे आया था कि ओजोन परत कब यहाँ पे मनाया जाता है। इसका आंसर मैं सभी बच्चों का यहाँ पे वेट करूंगा। अच्छा ये बताओ, पश्चिम देशों में बच्चों को बहुत कम धूप मिलने पर वे किस रोग से पीड़ित वहां पे हो जाते हैं? भाई हमें तो क्लियर ही है ना, अगर आपको धूप ना दी जाए तो धूप में कौन सी विटामिन मिलती है? हम कहेंगे विटामिन डी मिलती है। तो अगर शरीर में विटामिन डी नहीं मिलेगी तो क्या दिक्कत आ जाएगी? हम कहेंगे रिकेट्स नामक दिक्कत आएगी। तो हम क्या कहेंगे बच्चों में? क्या? रिकेट्स नामक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पैर की हड्डियां होती क्या होती हैं? टेढ़ी यहाँ पे हो जाती हैं। पैर की हड्डियां क्या हो जाती है? आपकी टेढ़ी आकार की यहाँ पे हो जाती हैं। तो और स्कर्वी किससे होता है? अगर शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए, स्कर्वी दिक्कत वहां पे हो जाती है। तो आप आंसर क्या बताओगे? रिकेट्स नामक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के अंगों के बुढ़ापे को धीमा वहां पे कर देता है? यानी जो पेड़ पौधे होते हैं कि वो जल्दी खराब ना हो, बूढ़े वहां पे ना हो, तो ये पूछा जा रहा है कि बुढ़ापे को धीमा वहां पे कर देता है पौधों के कौन सा अंग? कि ऑक्सीन है, एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताओ क्या इस क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाएगा? तो बच्चों सीधा सीधा आंसर बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। आप क्या बताओगे? आप कहोगे यहाँ पे सर हम बताएंगे क्या? साइटोकाइनिन का नाम बताएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और ऑक्सीन का नाम तो अभी मैंने बताया, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपका कोशिका वृद्धि। कोशिका वृद्धि किसका काम होगा? ऑक्सीन का। और यहाँ ये बताओ, जो आपका एक दिया जा रहा है एथिलीन, एथिलीन का काम क्या यहाँ पे होता है? हम कहेंगे फलों को पकाने के लिए किसका यूज वहां पे होता है? हम कहेंगे एथिलीन का यूज वहां पे, जो आपका एथिलीन हार्मोन यहाँ पे होता है। तो सारे सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन पूछा गया कि फलों को पकाने के लिए कौन से हार्मोन का यूज वहां पे होता है? हम कहेंगे एथिलीन का। क्या बताओगे? एथिलीन बता देना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आलू किस कुल में आता है? आलू किस कुल में आता है? बताइए। 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो बताना जो आपके आलू होते हैं किस कुल में आते हैं, और इस कुल में और क्या क्या चीजें आती है ये भी आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। तो पहले तो हम क्या बताएंगे? आलू दोस्तों जो आपका होता है किस कुल में आएगा? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, इस इस कुल में और क्या क्या चीजें आपकी आती है दोस्तों? जैसे आपका क्या बताओगे? जैसे आपका हो गया क्या? आपका टमाटर हो गया। टमाटर भी दोस्तों इसी कुल में आपका आ जाएगा। जैसे दोस्तों आपका बैंगन हो गया, बैंगन हो गया, बैंगन भी इसी कुल में आपका हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपका मिर्च हो गया, क्या? मिर्च हो गया। जैसे दोस्तों आपका तंबाकू, क्या हो जाएगा? तंबाकू इसी कुल में दोस्तों आपका आ जाएगा। जैसे आपका धतूरा हो गया, धतूरा भी दोस्तों आपका इसी कुल में आपका यहाँ पे आ जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी पेपर में पूछा जाता है, ये बताओ जो आपके आलू होते हैं ना, इसमें मुख्य रूप से क्या संग्रहित होता है? हम कहेंगे स्टार्च मेन रूप से संग्रहित होता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च मेन रूप से आपका संग्रहित यहाँ पे आपका हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मक्का को मुख्य अनाज के रूप में खाने वाले लोग किस रोग के प्रति संवेदनशील होते हैं? उन्हें कौन सा रोग यहाँ पे हो जाता है जल्दी जल्दी वहां पे? ये रोग बताओ कौन सा यहाँ पे होता है? इस रोग का नाम क्या होता है? बेरी बेरी है, पेलाग्रा है, स्कर्वी है, क्वाशियोरकर है। तो आप आंसर क्या बताओगे दोस्तों? आप बताओगे पेलाग्रा का नाम बताओगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। स्कर्वी किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। और बेरी बेरी किससे होता है? विटामिन बी1 की कमी से यहाँ पे होता है। क्वाशियोरकर क्या होता है? अगर शरीर में प्रोटीन की कमी वहां पे होती तो बच्चों का पोषण वहां पे अच्छे से नहीं हो पाता है, उनका विकास वहां पे नहीं हो पाता है। ये किससे होता है? आपके शरीर में प्रोटीन की कमी से यहाँ पे हो जाता है। तो किसकी कमी से क्या चीज दिक्कतें आती, सारे पॉइंट आपके क्लियर यहाँ पे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लिंग संबंधित वंशानुक्रत की खोज किसके द्वारा हुई है? मेंडल है, जॉनसन है, मॉर्गन है, डार्विन है। तो किसके द्वारा यहाँ पे लिंग संबंधित वंशानुक्रम की खोज किसके द्वारा वहां पे हुई थी? ये चीज पूछी जा रही है। तो बच्चों सीधा आंसर क्या बताना है? आप कहोगे सर हम कहेंगे मॉर्गन का नाम। किसका? ऑप्शन नंबर सी। क्या बताओगे? मॉर्गन, यानी थॉमस हंट मॉर्गन यहाँ पे हो जाएंगे। इन्होंने दोस्तों आपका 1910 में इसकी बारे में बात की थी। क्या? यानी सेक्स लिंग जो आपका वंशा अनुक्रम की खोज किसने की थी? 1910 में आपका थॉमस हंट मॉर्गन ने 1910 में इसकी खोज वहां पे की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। इसीलिए दोस्तों जो आपके मॉर्गन है ना, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये बताओ मॉर्गन को नोबेल पुरस्कार कब यहाँ पे दिया गया था? तो इनको तो नोबेल पुरस्कार आपको 1933 में इनको नोबेल पुरस्कार भी आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है, ये बताओ जो आपका जो सेक्स लिंग रोग होते हैं, रोग कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? कि सेक्स लिंग रोग कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका दोस्तों हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक ये रोग दोस्तों आपका होता है। एक दोस्तों जैसे आपको कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी रोग कैसे होते? ये दोस्तों सारे सारे आपके सेक्स लिंक्ड रोग यहाँ पे हो जाए। सारे चीजें यहाँ पे याद कर लेना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेंडल ने क्या खोजा, हम कहेंगे स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम इन्होंने खोजा। अगर क्वेश्चन पूछा डार्विन ने क्या खोजा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने वहां पे दिया था? जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत था ये डार्विन ने यहाँ पे दिया था। ये जरूर याद करना, ये आपके क्या होते हैं? वंशानुगत रोग यहाँ पे होते हैं, एक से दूसरे में वहां पे फैलते हैं। कैसे? वंशानुगत रोग आपके हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीवों के मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? परमाणु है, कोशिका है, अणु है, इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो पहला हम बताएं क्या हो जाए, कोशिका ही आपको बता देना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या बताओगे? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर तो कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये बताओ कोशिका सिद्धांत किसने दिया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोशिका सिद्धांत किसने वहां पे दिया है, तो किसका नाम बताओगे दोस्तों? आप किसका नाम बताओगे? श्लाइडेन का। किसका? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन हो गया और स्वान का नाम बताओगे। ये सिद्धांत कब दिया गया था? हम कहेंगे 1838 से 39 में ये सिद्धांत आपका यहाँ पे दिया गया था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये बताओ सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे? माइकोप्लाज्मा। माइको प्लाज्मा का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पे क्या होती है, हम क्या बताएंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या बताओगे? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का जो आपका अंडा होता है ये सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पे होती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया जो कोशिका की खोज किसके द्वारा यहाँ पे की गई है, तो आप किसका नाम बताओगे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का नाम यहां बताओगे। अब इसकी खोज कब की गई थी? हम कहेंगे 1665 में कोशिका की खोज यहां पे आपकी की गई थी। दोस्तों यहां पे हमने 50 क्वेश्चन देख ले। अब बताना स्कोर क्या आपका यहां पे हुआ है। और दोस्तों जो बच्चे पहली बार यहां पे तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों सीधा प्ले स्टोर पे आपको जाना है, एनए वाला यहां पे सर्च करना है, ये आपका एप्लीकेशन यहां पे आपका ओपन हो जाएगा। जैसे आपका एप्लीकेशन ओपन होता है इसी फोल्डर के अंदर दोस्तों आपके कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट के हैंडेड नोट्स यहां मिल जाएंगे और साथ में आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों आपके यहाँ 50 प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट यहाँ मिल जाएंगे, ताकि आप ये मैनेज कर पाओगे आपकी टाइमिंग क्या वहाँ पे हो रही है कि 60 मिनट 1 घंटे हम कितने क्वेश्चन यहाँ पे आंसर दे पा रहे हैं, और हमारा जो रैंक क्या वहाँ पे निकल के आ रही है कि अगर 1000 बच्चा प्रैक्टिस सेट वहाँ पे दे रहा है तो उन 1000 बच्चों में आपकी रैंक क्या आ रही है ये आपको यहाँ पता चल जाएगा। फिर भी किसी बच्चे कोई भी वहाँ पे डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पे जो भी आपका डाउट होगा वो मैं यहाँ पे क्लियर करा दूंगा। और ये जो क्लास यहाँ पे
हो रही है, इसकी पीडीएफ भी आपको जो एप्लीकेशन आने वाला है वहां पे अपलोड कर दी जाएगी, वहां से इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड वहां पे कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, कल हम लोग फिर मिलेंगे 7 बजे एक अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।